हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी को बता दिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। तो देख लेते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है बच्चों? काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान है। तो देखते सबसे पहले, अगर मैंने F2 की रिएक्शन O2 के साथ करा दिया तो आपका क्या बनता है बच्चों? एक तो आपका बनेगा OF2, एक बनेगा O2F2। ठीक है, ये आपका स्टेबल होता है और ये आपका अनस्टेबल होता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये आपका क्या होता है? स्टेबल और ये आपका अनस्टेबल। अब यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन आपका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। देन हम इसको क्या बोलते हैं? देन इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन फ्लोराइड। हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फ्लोराइड। आई होप सो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। बाकी आपके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बनाएंगे, लेकिन ये आपका क्या बनाएगा? बाकी आपके क्या बनाएंगे? क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाँ, ये यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लोराइड। बाकी आपके ऑक्साइड बनाएंगे, बाकी आपके ऑक्साइड्स बनाएंगे, लेकिन ये आपका क्या बनाएगा? फ्लोराइड बनाएगा। ठीक है, बाकी अदर कंपाउंड आपके ऑक्साइड्स बनाएंगे, लेकिन ये आपका क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा फ्लोराइड। ठीक है, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को समझते हैं यहां पर कि O2F2 जब आपका प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर PuF6 और क्या बना देगा? O2। ठीक है, PuF6 और क्या बना देगा? O2। अब Pu क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, Pu को आप लोगों को इरिडियम से सेपरेट करने के लिए, इरिडियम से क्या? Pu को इरिडियम से सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? O2F2 का। पिरिडियम को इरिडियम से सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? O2 का, क्योंकि O2F2 का O2F2 आपके प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन करके PuF6 और O2 बनाता है। दिस रिएक्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अदर कंपाउंड यहाँ पर आपके क्या बनाते हैं? हेलोजन बनाते हैं। जैसे कौन कौन से? Cl2O, ClO2, Cl2O3। ठीक है, Cl2O3 भी बना लेते हैं। यहाँ पर Cl2O3 नहीं, यहाँ पर लिख लो इसको Cl2O6 और यहाँ पर Cl2O7। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन क्या बनाता है? Br2O। ठीक है, Br2O बनाता है ब्रोमीन आपका। ठीक है, BrO7 और साथ साथ आपका क्या बना लेता है बच्चों? यहाँ पर आई आपका BrO7 नहीं, BrO3 और यहाँ पर आपका बनाता है Br2O7। क्या बना लेता है? Br2O7। और अगर आयोडीन की बात करूंगा तो आयोडीन आपका I2O3, I2O4, O4 नहीं, I2O5, I2O7 और आपका क्या बनाएगा? I2O3 बनाएगा, नहीं, I2O4 बना लेगा। ठीक है, I2O4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1, इसका +4, इसका +6, इसका +7। इसका क्या होगा बच्चों? +1, इसका होगा +6, इसका होगा बच्चों आपका +7। इसका क्या होगा बच्चों? +4, +5, +7। दिस वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ हेलोजन कंपाउंड। इसको हम बोलेंगे क्लोरीन ऑक्साइड्स। ठीक है, ये सारे के सारे ऑक्साइड आपके किसके अंदर आएंगे? क्लोरीन ऑक्साइड के अंदर। इसके अंदर ब्रोमीन ऑक्साइड, इसके अंदर आयोडीन ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर हम क्या बोले? ऑक्सीजन फ्लोराइड। जस्ट नाम उल्टा हो गया, हेलोजन बाद में लिखा है, लेकिन यहाँ हेलोजन हम पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई हम ऑक्सीजन को हमेशा बाद में लिखेंगे ऑक्साइड के फॉर्म में, और बाकी अगर आपके कंपाउंड इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, काफी इजी है, काफी सिंपल है। एक दो बार समझोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर कि ऑक्साइड कैसे प्रिपेयर होंगे, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन के ऑक्साइड को प्रिपेयर करने का तरीका, HClO को जब मैं हीट करूंगा,
HCl को मैं जब गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो यहां से क्या निकलेगा H2O और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर Cl2O बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर मैंने HClO2 को मैंने हीट किया तो आपका क्या बनेगा, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखो HClO Cl का दो, अभी मैं शॉर्ट में बता दूं, Cl के आपके 4 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ठीक है, Cl के आपके 4 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, इसको हम बोलते हैं पर, इसको बोलते हैं इक, इसको बोलते हैं अस, इसको बोलते हैं हाइपो। ठीक है, यहां पर अगर +1 होगा तो हाइपोक्लोरस, तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस, ऑक्सी एसिड का। ठीक है, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका क्या होगा, क्लोरस एसिड। ठीक है, क्लोरस एसिड H2O निकालो फिर से, और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका ClO3। ठीक है, Cl2O3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Cl2O3 बनेगा क्या, हाँ एक H2O निकल गया, Cl2O3, हाँ Cl2O3 बन जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर अब देखो इक की बात करूंगा तो HClO3 को अगर मैं हीट करूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर आपका बन जाएगा ClO5, यहां पर H2O निकाल देंगे, H2O निकाल दो हीट करने पर, और यहां पर क्या बन जाएगा, Cl2O5। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहां पर +5 +3 +1, और अगर मैं बात करूं HClO4 को 2 से मैं अगर करूंगा हीट तो यहां पर H2O, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। H2O निकल जाएगा और यहां पर Cl2O7 बन जाएगा। ठीक है, तो Cl2O7 बन गया, HClO6 भी आपका इसमें फॉर्म हो जाएगा, इसमें आपका क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, HClO6 भी आपका यहां पर फॉर्म हो सकता है। ठीक है बच्चों, HClO6 भी आपका यहां पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर ऑक्साइड बनाते हैं, इस तरीके से हम यहां पर क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्साइड्स। ठीक है, ये अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखने, अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे बच्चों जो कि आपको ध्यान रखने। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, देखो आयोडीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन सबसे लिस्ट होगा ब्रोमीन। अब इसका रीजन, ये एक्चुअली में आपका एक्सेप्शन है, फिर भी हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, इन आयोडीन ऑक्साइड में क्या होता है, आयोडीन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होती है, पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी। जब इसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करने की टेंडेंसी रखेगा, डोनेट करने की। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा तो इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, अब इलेक्ट्रॉन आपके इजीली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हैंस इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हैंस स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। ठीक है, हैंस स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। ठीक है, अब इस चीज को समझना बच्चों, दिस इज अ काइनेटिक रीजन, ये इसके लिए काइनेटिक रीजन है बच्चों, ये काइनेटिक रीजन के थ्रू मैंने बताया है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है, इसलिए इसको अलग अलग तरीके से मुझे बताना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग अलग मुझे लेना पड़ेगा, हर हेलोजन के लिए मुझे अलग अलग रीजन के थ्रू मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन में क्या होगा, देखो क्लोरीन में यह होगा बच्चों कि इन द केस ऑफ क्लोरीन के केस में क्लोरीन कैन फॉर्म p π d π बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन,
देखो ऑक्सीजन के साथ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बना लेगा, किसके साथ बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। जब ये आपके ऑक्सीजन के साथ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बना लेगा क्लोरीन, तो क्या होगा बच्चों, इसका ये जो बैक बॉन्डिंग होगा वो मोर स्ट्रॉन्गर होगा। तो स्ट्रॉन्गर होने की वजह से यहां पर क्लोरीन का ऑक्साइड, हैंस क्लोरीन ऑक्साइड, हैंस ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन विल मोर स्टेबल, ऑक्साइड नहीं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन इज स्टेबल। अब यहां पर समझ में नहीं आएगी बी आर एंड में कैसे आया, देखो आई बी आर सी एल, या फिर सी एल ऊपर लिख दो, वैसे ही पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड में, ठीक है। बी आर इन दोनों के मिड में आता है, बी आर इन दोनों के मिड में आता है, तो बी आर में दोनों का लेक होता है, दोनों प्रॉपर्टीज का, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड। बी आर में क्या होता है, लेक ऑफ अबाउट प्रॉपर्टीज, मतलब ऊपर वाले प्रॉपर्टीज के लेक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, इसकी डिक्रीज होती है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो, एक्सेप्शनल पॉइंट है बच्चों। आई का सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका सीएल के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, बीआर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को इजीली समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके यूज बता देता हूं बच्चों, एक एक करके यूज कहां किस कौन कौन से ऑक्साइड्स का होता है यूज। तो सबसे पहले यूज में हम समझते हैं। अब देखो इसके यूज से आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनने की पॉसिबिलिटी होती है, इसके यूज से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनने की आपके पॉसिबिलिटी होती है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझो ताकि आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं यूज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हैलाइड, ठीक है। हैलाइड के ऑक्साइड्स के यूज देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्साइड्स के यूज देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहला यह है आपका Cl2O। Cl2O आपका कहां काम में आता है, Cl2O एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अब ब्लीचिंग एजेंट होगा तो ब्लीचिंग एजेंट का मतलब यह है कि इसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होगा। इसके पास कौन सा पावर होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होगा, ठीक है। Cl2 को हम एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी करते हैं यूज, ठीक है। कहां, एक तो पेपर इंडस्ट्री में, और एक कहां करते हैं बच्चों, सिल्क इंडस्ट्री में। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, एक करेंगे सिल्क इंडस्ट्री में। तो दीज आर द यूज ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब देखो Cl2O बनाया था, Cl2O3 बनाया था, Cl2O5 बनाया था, एक मैंने Cl2O7 बनाया था, O6 बनाया था, ठीक है, Cl2O6 बनाया था, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को हम इजीली समझ सकते हैं, यहां पर +3 +4, इसको +4 का होना चाहिए था, तो Cl2, ठीक है। ये मैंने ना यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, तो यहां पर होगा आपका Cl2 नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा बच्चों आपका Cl2O3। तो पहले मैंने Cl2 लिखा था, वो आपका गलत है, यहां पर होगा आपका Cl2O3 होगा, ठीक है, Cl2O3 होगा। पहले जो मैंने लिखा था आप लोगों को Cl2, उसको करेक्ट कर लो। पहले जो मैंने आप लोगों को Cl2 लिखा था ना, उसको काट के Cl2O3 कर लो। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि HClO2 ऐसा होगा तो Cl2 के ऊपर कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, तभी आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पर Cl2O3 होगा। बात क्लियर है, उसको करेक्ट कर लेना बच्चों। जो मैंने पहले ऑक्साइड लिखाए थे उसमें मैंने Cl2 लिखाया था, उसको काट के Cl2O3 में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। Cl2O3 और यहां पर ClO5 ही कर लेना, ClO5 भी कर लेना, ClO6 भी, ठीक है। तो ये सारे आपके कौन से प्रॉपर्टी रखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। पहले जो मैंने ऑक्साइड लिखा था उसको सही कर लेना, उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, उसको ऐसे चेंज कर लेना, ठीक है, उसको ऐसे चेंज कर लेना। पहले जो मैंने लिखवाए थे उसको उसमें थोड़े से चेंजेस कर लेना, ये क्योंकि अगर मैं इसका रीजन ये हो गया कि अगर मैं Cl2 का अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा तो इसके ऊपर माइनस साइन आएगा, ठीक
ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आएगा Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7। ठीक है, तो ये सारे ऑक्साइड आपके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर Br2O, ये हमेशा इवन नंबर पे होगा। ऑक्सीजन हमेशा इवन नंबर पे होगा, तभी आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्सीजन हमेशा, ऑक्सीजन के लिए देखो 1 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 5 है और 7 है, मतलब इसका जो होगा 1 3 5 7 9 ऐसा होगा, तभी आपका बनेगा। देखो 1 है, अब इसके बाद मैंने लिख दिया BrO3। ठीक है, Br2O3, देन आपको मैंने यहां पर लिख दिया Br2O5। ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने Br2O7। तो ये सारे जो ब्रोमीन के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज दीज ऑक्साइड्स आर लीस्ट स्टेबल। ये सारे ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, लीस्ट स्टेबल होते हैं। अभी हमने पढ़ा है ये सारे लीस्ट स्टेबल होते हैं। मैंने अभी बताया ब्रोमीन के ऑक्साइड आपके लीस्ट स्टेबल होंगे, तो ब्रोमीन के ऑक्साइड जब आपके लीस्ट स्टेबल होंगे तो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे बच्चों ये भी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब बात आती है कि आपके आयोडीन की। ठीक है, I2O4, आयोडीन के केस में ध्यान रखना, आयोडीन के केस में बेक बॉन्डिंग होके बन जाते हैं। ठीक है, I2O4 और I2O5। ठीक है, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं, लेकिन इसको समझना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं बच्चों। लेकिन I2O5 का अलग से एक काम भी होता है, डिटेक्शन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का डिटेक्शन भी करने में काम आता है। क्या होता है बच्चों एक्चुअली में, I2O5 जब CO के साथ रिएक्शन करता है तो I2O4 बना लेता है, और ठीक है, और साथ में CO2 रिलीज कर देता है। तो ये आपका अगर CO2 रिलीज करेगा विद एफर्नेस, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CO2 गैस विद एफर्सिव नेचर से शो करेगा। तो आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपका क्या हुआ बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझ सकते हैं, काफी इजीली है। नाउ रिएक्शन विद मेटल। अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, तो ऑक्साइड्स में बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्लोरीन के ऑक्साइड में, बाकी ब्रोमीन का रहने देना। ब्रोमीन का ऑक्साइड उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप क्लोरीन के ऑक्साइड को करेक्ट कर लेना। जो मैंने हीट करके बनाया था वही ऑक्साइड आपके उसके पॉसिबल है। ठीक है, वही ऑक्साइड उसके क्या है बच्चों, आपके पॉसिबल है। जो मैंने वहां पर ना हीटिंग करके बनाया था वही ऑक्साइड पॉसिबल है, तो आप लोग लिख सकते हो। रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, मेटल के टुवर्ड रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, मेटल के टुवर्ड रिएक्टिविटी हम कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मेटल के टुवर्ड रिएक्टिविटी क्या होगा बच्चों, इसका ध्यान से समझे थे। अब देखो, अगर मैंने X2M/2 की रिएक्शन M के साथ करा दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, MXN। ठीक है, मेटल के टुवर्ड इस तरीके से रिएक्टिविटी को शो करेगा बच्चों, काफी इजी है। अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो जनरली रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, जनरली रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और उसके बाद आयोडीन की। दीज आर द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड मेटल। ठीक है, मेटल के टुवर्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर निकालना चाहूं, आयोनिक कैरेक्टर कब, जब आपका मेटल सेम हो, सेम मेटल एंड डिफरेंट हेलोजन, सेम मेटल एंड डिफरेंट हेलोजन में, कि कैसे, देखो यहां पर मैंने MF, MCl, MBr और Mi, ठीक है, सेम मेटल है, डिफरेंट वो आपके हेलोजन ग्रुप है। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, और इसका थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा बच्चों, लेस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा हो जाएगा। ये तो आपका हो गया बच्चों यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर के बारे में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मैंने यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हैं सेम मेटल और सिमिलर हैलाइड, सेम मेटल भी हो और हैलाइड भी आपके सिमिलर हो, हैलाइड भी आपके सिमिलर है हो, सिमिलर हैलाइड,
मतलब जैसे मैंने बात किया यहाँ पर PbCl2 और PbCl4, अगर मैंने इन दोनों के केस में बात किया तो इन दोनों के केस में मैं क्या लगाऊंगा, फजान रूल। क्या लगाऊंगा बच्चों, फजान रूल। फजान रूल क्या बोलता है बच्चों, अगर आपके केटायन बढ़ेगा, केटायन आपका जितना छोटा होगा, मतलब जितना ज्यादा केटायन का चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आपका क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से आपकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और आयोनिक कैरेक्टर उसका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना फजान रूल में, फजान रूल में क्या होता है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज अगर आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी क्या होगा बच्चों, सिंपल समझना, फजान रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। एक और बार आ गया आपका फजान रूल, तो समझना, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा, और साइज ऑफ कैटायन अगर छोटा होगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पर पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगी। अगर आपके पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगी तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। तो आप बता सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर Pb आपका Pb+4 के फॉर्म में और यहाँ पर Pb+2 के फॉर्म में। मैंने क्या बोला था, कैटायन पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑफ कैटायन घटेगा, तो यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा। थर्मल स्टेबल भी यही होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें भी देख सकते हैं बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैंने बात की यहाँ पर V2O5 और VO में V के ऊपर +2, यहाँ पर V के ऊपर +5, तो विच वन इज मोर आयोनिक कैरेक्टर, आप निकाल सकते हो। विच वन इज मोर आयोनिक कैरेक्टर बच्चों, VO इज मोर आयोनिक कैरेक्टर। अगर मैं SnCl2 की बात करूंगा, SnCl2 और SnCl4, तो यहाँ पर Sn+4 में, यहाँ पर Sn+2 में, तो विच वन इज मोर आयोनिक, Sn+2। मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑफ कैटायन घटेगा, साइज ऑफ कैटायन घटेगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है बच्चों, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो आयोडीन के केस में मैंने पोलराइजेबिलिटी को बताया था, तो पोलराइजेबिलिटी को बताने के लिए मैंने आयोडीन के केस में मैंने पोलराइजेबिलिटी बताया था, और पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। ये आपका यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। फजान रूल को एक बार आप केमिकल बॉन्डिंग से देख लेना बच्चों, फजान रूल को एक बार आप लोग केमिकल बॉन्डिंग से देख लेना। नाउ अब हम बात करते हैं यहां पर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब अपने में ही कंपाउंड्स बनाना, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को हम थोड़ा डिटेल में जाके रखेंगे। तो यहां से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है स्ट्रक्चर वाला बच्चों, स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने आपको करा दिया। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड, देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, एक्स डैश, तो आपका एक्स डैश बनाएगा, ठीक है। एक्स डैश क्या है बच्चों, पीछे वाला है। अगर ये पीछे वाला होगा तो ये क्या होगा, लोअर हैलोजन, मतलब अपने ग्रुप का सबसे ऊपर वाला, मतलब इसको बोल सकते हैं अपर हैलोजन कंपाउंड। और ये क्या होगा, हायर हैलोजन। हायर हैलोजन का मतलब जो आपके नीचे की ओर आए, डाउन टू द ग्रुप आए, तो वो आपके हायर होंगे, ठीक है। अब इस चीज को समझना है कि यहां पर फ्लोरीन आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाता है, ठीक है, इस चीज को समझना है यहां पर। अब यहां पर, ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो क्यों इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाता है, इसका रीजन समझते हैं। अब देखो कि जो X एंड X डैश दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, और इसीलिए ये टेंडेंसी टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इसीलिए ये आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी को रखेगा, ठीक है। अब देखो इंटर हैलोजन स्पीसीज आर टू टाइप्स।
इंटर हेलोजन स्पीसीज ये आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है बच्चों आपका न्यूट्रल, एक होगा बच्चों आपका न्यूट्रल, एक होगा आपका चार्ज्ड, ठीक है, चार्ज्ड भी होगा। अब न्यूट्रल कौन कौन से होंगे बच्चों, आप लोग जानते हो, बहुत सारे बोल सकते हैं, ClF, ClF3, ठीक है, ClF5, IF5, IF7, ठीक है, IF3, और भी मैं बता सकता हूँ BrF3, ये सारे न्यूट्रल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चार्ज की, तो चार्ज में क्या आ जाएगा, I3 माइनस इज अ इंटर हेलोजन कंपाउंड, I3 माइनस, ICl2 माइनस, ठीक है, ICl2 माइनस मैंने बता दिया, ICl4 माइनस, BrF4 माइनस। तो ये सारे इसके ऊपर चार्ज आ गए ना, अगर आपके इसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड। देखो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी चार्ज आ जाए तो ये आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन सा वाला है, चार्ज्ड वाला, और ये आपका न्यूट्रल वाला। तो ये तो था हमारे इंटर हेलोजन स्पीसीज के बारे में, ठीक है। अब देखो इसका प्रिपरेशन मेथड हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, इसको समझते हैं। देखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ, यहां से प्रिपरेशन मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, प्रिपरेशन मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रिपरेशन मेथड से कोई क्वेश्चन आपका अभी तक नहीं आया है। अगर मैं Cl2 की रिएक्शन F2 के साथ कराऊंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ClF। Cl2 की रिएक्शन F2 के साथ अगर मैं एक्सिस में करा दूंगा तो आपका क्या रिएक्शन बन जाएगा, ClF3, ठीक है। ये आपका बन सकते हैं, यहां पर 2 अच्छे से कर देता हूं, 2, ठीक है, एक्सिस में करा दिया तो ये आपका बन जाएगा। अगर मैं Br2 की रिएक्शन F3 के साथ करा दूं, एक F2 के साथ एक्सिस में करा दूं तो आपका क्या बन जाएगा, BrF3 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं I2 की रिएक्शन Ki के साथ करा दूं, Ki के साथ एक्सिस में, बेटा अब इस समझना ध्यान से, चार्ज्ड वाले रिएक्शन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, जहां जहां आपको देखने को मिलेंगे वो मैं आपको करा दूंगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका इस तरीके से बन जाएगा K प्लस I3 माइनस। इस रिएक्शन को बार बार ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि I2 का अगर मैंने Ki में डाल दिया तो K प्लस और I3 माइनस बन जाता है। देखो I3 माइनस चार्ज वाला भी बन गया। दीज आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं एक एक करके हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या होगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर बच्चों, थोड़ा सा इसको समझ लेना है बस। इसकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या होगी देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड IHC लिख रहा हूं बच्चों में, ठीक है। सबसे पहला X डैश आपके क्या होंगे बच्चों, सारे के सारे डायमैग्नेटिक होंगे, ठीक है। डायमैग्नेटिक इन नेचर, सारे के सारे डायमैग्नेटिक इन नेचर होंगे। बात क्लियर है बच्चों, सारे के सारे आपके डायमैग्नेटिक नेचर होंगे। इसमें से कुछ सम आर कलर्ड एंड अदर आर कलरलेस, मतलब कुछ कलर होंगे और कुछ आपके कलरलेस होंगे। इसका कोई फिक्स नहीं कि कौन सा कलर होगा कौन सा नहीं होगा, वो आपके सिलेबस में उतना नहीं दिया गया है, बियॉन्ड द सिलेबस है। लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान रखना, कुछ कलर होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं। जो भी होंगे वो मैं आपको एक बार एंड में लिखा दूंगा, ठीक है। वो मैं जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो मैं जब आपका एक्स्ट्रा 10 डेज का लेक्चर लूंगा ना, 10 डेज का लेक्चर रहना वो ट्रिक और टेक्निक बताने के लिए, तो मैं उसमें लिखा दूंगा वो जो एक्स्ट्रा एडवांस के लिए आप लोगों को, वो एडवांस के लिए आपको पढ़ना है बस, ठीक है। अगले उसके 10 दिन वाला बाद का लेक्चर, 10 दिन तक लेक्चर उसमें ट्रिक और एडवांस के ही मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि एडवांस लेवल पे हमको इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। दीज आर फॉर द जेई मेंस पर्पस ओनली, ठीक है। ये आपका जेई मेन पर्पस के लिए। सेकंड अगर मैं बात करूं XXM,
ठीक है। XXM की बात करूं तो ये आपका सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होगा। किस कौन कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में होगा, एक्सेप्ट कौन सा बच्चों? CLF को छोड़ के बाकी सारे आपके कौन से स्टेट में होंगे बच्चों? सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होंगे। बाकी सारे आपके कौन से स्टेट में होंगे बच्चों? आपके सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर कि थर्ड और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, थर्ड और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स डैश की रिएक्टिविटी मोर होगी, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलोजन। ठीक है, हेलोजन। लेकिन एक्स डैश देखो क्या होगा, F2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एक्स डैश से, देन आफ्टर आपकी Cl2 Br2, देन आफ्टर आपका I2। ये बात समझना, इसकी रिएक्टिविटी इससे भी ज्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन की होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के जो सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन यहां पर आपके लोन पे रिपल्शन होने की वजह से, एलपी रिपल्शन होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। एलपी रिपल्शन होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चों? इसकी रिएक्टिविटी आपके एनहांस हो जाती है। रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? आपके इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, ठीक है, फोर्थ वन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अब हाइड्रोलाइसिस का मैं कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा। जैसे मैंने ClF3 लिखा, ठीक है, ClF3 लिखा, इसका H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रोलाइसिस, तो F का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1, और Cl का कितना है? +3। तो Cl का कितना है यहां पर? +3, और F का क्या है? -1। तो ये अपना +3 वाला आपका एसिड बना लेगा, ऑक्सो एसिड जो मैंने लिखा था। +3 वाला ऑक्सो एसिड क्या होगा? HCl2, और यहां पर क्या बना देगा? HF। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसी तरीके से एक और पॉइंट वाली बात की, यहां पर समझना बात को ध्यान से, कि अगर मैंने इसी तरीके से एक और बात वाली की यहां पर हाइड्रोलाइसिस में मैं बहुत सारे रिएक्शन को डील कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला यहां पर BrCl3, ठीक है, मैंने सेकंड BrCl3, मैंने किसकी बात की? BrCl3 की। तो BrCl3 का अगर मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया तो ये आपका -1 में, ये आपका +3 में, तो क्या बना लेगा? HBrO2, और साथ में आपका HCl। अगर मैंने BrF3 के बारे में बात किया तो ये -1 है, ये आपका +3 है। तो यहां पर देखो ना H2O, यहां पर HBrO2। अब देखो ना बच्चों, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बदला, Br का +3 है और यहां पर भी +3 है। F का यहां पर क्या हो जाएगा? F का यहां पर -1 है, और यहां पर भी F का कितना है? -1। तो इस तरीके से हम यहां पर इसके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को समझ सकते हैं कि ये अपने सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पहुंच जाएगा बच्चों। ठीक है, पहुंच जाएगा सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही। अब मैं अगर मैं आपके स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड IHC। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर एक्स डैश का स्ट्रक्चर, सिंपल एक्स डैश का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ClF का तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने यहां पर एक्स डैश के स्ट्रक्चर में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। यहां पर आपके 3 लोन पेयर होंगे। सेंट्रल एटम कौन सा होगा बच्चों? आपका X होगा। सेंट्रल एटम कौन सा होगा? आगे वाला होगा। लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर ऑलवेज सेंट्रल एटम। ठीक है, जैसे मैंने XX3 डैश लिखा, ठीक है, XX3 डैश लिखा तो ये मैंने X बना दिया। अब 3 तो पार्टिसिपेट कर जाएंगे, 3 X डैश आपके जुड़ जाएंगे। कितने X डैश आपके जुड़ जाएंगे? देखो सबसे पहले समझना, इसके आपके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 काम में आ गए, 7 में से 3 इसके साथ काम में आ गए, बचे कितने? 4 मतलब 2 लोन पेयर बचे। तो 2 लोन पेयर को हम कैसे अरेंज करेंगे बच्चों? ये मैंने 2 लोन पेयर, ये X3, ये आपका X डैश, ये आपका X, ये आपका X डैश। तो ये क्या हो गया बच्चों? टी शेप्ड। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आपका टी शेप्ड। ये सब तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। और भी मैं बता सकता हूं XX5 डैश, XX5 डैश में क्या होगा? 5 काम में आ गए, 2 बचे। 5 लोन पेयर काम में मतलब 1 लोन पेयर बचा और 5 बॉन्डिंग में काम में आ गए, XX डैश। ये सब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है बच्चों, तो मुझे फिर से बताने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका शेप क्या हो?
आपका हो जाएगा। शेप में हम केवल और केवल बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। देन शेप विल बी व्हाट, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप इसका हो जाएगा बच्चों। अगर मैं इसमें और भी बात करूं डिस्कस, जैसे x7 की बात करूंगा तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर x7 के केस में क्या होगा। देखते हैं, अगर मैं बात किया यहां पर x7 के केस में तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर x तो क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो देख लो ये पेंटागन बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपका शेप बना है। ठीक है, ये आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके देखो चार्ज वाले भी हम बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया x2 डैश माइनस। ठीक है, x2 डैश माइनस मतलब दो बॉन्डिंग में काम में आ गए, देखो 7 वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्डिंग में आ गए, बचे कितने, 5 में से एक इनकमिंग भी तो कितने हो गए, 6। तो 3 लोन पेयर और 2 बोन पेयर, 3 लोन पेयर और 2 बोन पेयर, तो यहां पर 3 लोन पेयर ऐसा हो जाएगा। और जो एक जो आएगा वो एक बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और एक ही, इसको माइनस बोलेंगे। ठीक है, और ये x डैश और ये आपका x डैश। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा शेप इसका, लीनियर। ठीक है, इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों आपका, लीनियर। अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर x2 डैश प्लस की, तो 7 वैलेंशियल में होते, 2 काम में आगे, बचे कितने, 5 में से प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो बचे कितने, 4 बचे। 4 में 4 मतलब 2 लोन पेयर और 2 बोन पेयर, 2 लोन पेयर और 2 बोन पेयर, तो इसका क्या बन जाएगा, x डैश, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो आपका क्या बन जाएगा इसका एंगुलर। ठीक है, इस तरीके से हम सबका शेप बना सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने बोला x4 माइनस। ठीक है, x 4 माइनस। अब देखो 4 काम में आ गए, प्लस कर लो इसको, प्लस कर लो, प्लस वाला बताता हूं मैं। ठीक है, प्लस वाला बताता हूं, प्लस वाले में कितने, हाँ तो ठीक है, x4 प्लस। ठीक है, कितने वैलेंशियल में कितने होते हैं, 7 में से 4 काम में आ गए, बचे कितने, 3 में से एक बाहर निकल गया, बचे कितने, 2, और बचे कितने, 2 का मतलब कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर जब इसका बचा तो एक लोन पेयर मैंने यहां बना दिया। अब देखो x डैश और ये x डैश, ये कौन सा शेप आपका हो जाएगा बच्चों, के शेप्ड या फिर सीसो, दोनों हम बोलेंगे, इसको दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। ये सारी कौन सी थ्योरी थी बच्चों, VSEPR थ्योरी से बनाया था मैंने। सारे स्ट्रक्चर किससे बनाए थे बच्चों, VSEPR थ्योरी, मतलब VSEPR मॉडल से मैंने सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड बच्चों आपके आयोनिक नेचर को भी शो करते हैं। कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड आपके किसको शो करते हैं बच्चों, आयोनिक नेचर को भी शो करते हैं। सम इंटर लिखो आप लोग, सम इंटर हेलोजन कंपाउंड शो आयोनिक इन नेचर, आयोनिक कंडक्टिविटी। क्यों ऐसा करते हैं, देखो 5th, सम इंटर हेलोजन कंपाउंड शो आयोनिक कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी भी शो करेंगे। कंडक्टिविटी की कैसे शो करेंगे बच्चों, देखो यहां पर बात को ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर अगर मैंने ICl3 का रिएक्शन कराया, किसका, ICl3 को मैंने डिसोसिएट किया, तो ICl2 माइनस और ICl2 माइनस और ICl4 प्लस में सॉरी ये प्लस तो ये माइनस। ठीक है, ICl4 माइनस में, तो यहां पर आयन में कन्वर्ट वो हो गए। ये कौन सा स्टेट होगा इनका, सॉलिड स्टेट होगा। कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब देखो BrF3 में कैसा होगा, BrF3 में बच्चों देखो BrF2
प्लस और Br(F4 माइनस, तो ये भी आपके आयंस में डिसोसिएट हुए। अब इनका आप लोग स्ट्रक्चर खुद बना लोगे, ठीक है। तो यहां पर भी चार्ज आ गए मतलब आपके आयोनिक कंडक्टिविटी को शो करने लग जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां पर आयोनिक कंडक्टिविटी को शो करने लग जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चों। हमने पहला कंपाउंड क्या पढ़ा? पहला कंपाउंड हमने इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी देखी, दूसरा ऑक्सीजन के साथ, तीसरा इंटर हेलोजन कंपाउंड, फोर्थ वन हमारा है बच्चों स्यूडो हेलोजन कंपाउंड। फोर्थ हमारा कौन सा बच्चों? स्यूडो हेलोजन कंपाउंड। स्यूडो हेलोजन कंपाउंड। अब स्यूडो हेलोजन कंपाउंड आपका होता क्या है बच्चों? ठीक है, मतलब ऐसा कंपाउंड जो आपके हेलोजन की वो हेलोजन की तरह नेचर को शो करे, मतलब वो अपने ऑक्साइड बनाए, वो अपने वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे और है ना हाइड्रा एसिड को फॉर्म करे, और उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज और सिमिलर चार्ज के साथ, और जो वो एग्जिस्ट करे तो अपने जैसे आपका X माइनस है वो हेलोजन आपका X2 वो हेलोजन आपका X2 में, जैसे F आपका F2 में, Cl आपका Cl2 में, Br आपका Br2 में, I आपका I2 में एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से आपके वो कंपाउंड जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करे वो आपके क्या होंगे बच्चों? आपके स्यूडो हेलोजन कंपाउंड। सेम नेगेटिव चार्ज with similar property like हेलोजन की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा, वही आपका होगा। जैसे मैंने अगर बात किया CN माइनस को हम क्या बोलते हैं? साइनाइड का अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये आपका CN2 फॉर्म में मिलता है, इसको हम बोलते हैं साइनोजन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? साइनोजन। नेक्स्ट अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर NC माइनस यहाँ पर इसका नाम क्या होता है? आइसोसाइनाइड को हम क्या बोलेंगे? आइसोसाइनोजन। ठीक है, अगर NC2 होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? आइसोसाइनोजन। ठीक है, ये नाम आप लिखते जाओ, आइसोसाइनोजन। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर कि SCN माइनस, ठीक है, SCN माइनस भी आपका होता है, इसका नाम क्या होता है? थायोसाइनोजन हो जाएगा। ठीक है, CNO माइनस मतलब ऑक्सोसाइनाइड नाम होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सोसाइनोजन। इसको हम क्या बोलने जाने बच्चों? ऑक्सोसाइनोजन। इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड के देख सकते हैं कि किसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लाई करती है। ठीक है, काफी सिंपल है, काफी इजी है बच्चों। तो आप लोग अगर ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक और बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक और हो सकता है बच्चों N3 माइनस इज ऑल्सो, इसको हम बोलेंगे अजाइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अजाइड। तो ऑक्सोसाइनाइड की वजह से जो बनेगा बच्चों, ऑक्सोसाइनाइड की वजह से ऑक्सोसाइनोजन। ठीक है, ऑक्सोसाइनोजन। और यहाँ पर आपके एजाइडो की वजह से एजाइडोसाइनाइड, वो एजाइडो, इसके बाद जो कंपाउंड होगा वो हो जाएगा। ठीक है, नाम इसका कुछ ऐसा होगा, इसका होगा थायोसाइनोजन, इसका होगा ऑक्सोसाइनोजन, इसके बाद अजाइडो, इसके बाद का कंपाउंड का नाम जिसके साथ जुड़ा रहेगा। अगर ये आपका सल्फाइड के साथ जुड़ा होगा तो अजाइडो सल्फाइड, इस तरीके से इसका नाम आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर इसके केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। तो केमिकल कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो क्लोरीन वो हेलोजन के केमिकल कंपाउंड्स हमको उतने नहीं पढ़ने, हमको थोड़े से ही पढ़ने। जैसे हमको पढ़ने बच्चों क्लोरीन के एक तो हेलोजन के ऑक्सी एसिड के बारे में, ठीक है, एक तो हेलोजन के ऑक्सी एसिड के बारे में, एक क्लोरीन के बारे में, एक हमारे सिलेबस में HCl के बारे में। ठीक है, ये तो हमारे सिलेबस में, और इसके जो रिमेनिंग जो आपके एडवांस का सिलेबस में, वो मैं आपको 10 लेक्चर्स में कवर कर दूंगा। उसमें मैं कंप्लीटली क्वेश्चन कराऊंगा वो एडवांस लेवल का, तो आप लोगों को इजीली समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं क्लोरीन।
ठीक है, हम बात करते हैं किसकी बच्चों, क्लोरीन की, Cl2। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है बच्चों, प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहला कंपाउंड हम किसकी बात करते हैं, Cl2 की प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला पॉइंट है हमारा लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन मेथड, लैब में हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे बच्चों, देख लेते हैं। यहां पर MnO2 की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ करा दी तो यहां पर आपका MnCl2 बन जाएगा। ठीक है, MnCl2 बन जाएगा, H2O बनेगा, H2O बनेगा और साथ में आपका क्लोरीन गैस निकलेगा। ठीक है, साथ में आपका क्या निकलेगा बच्चों, क्लोरीन गैस निकलेगा। ठीक है, MnO2 का कलर होता है बच्चों आपका ब्लैक कलर का, तो ये आपको लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल है, आपको बाहर ही मिल जाएगा MnO2। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं MnO2 को, इसी का थोड़ा सा वेरिएबल फॉर्म है, अगर मैंने MnO2 को H2SO4 में डाला HCl के प्रेजेंस में, तो यहां पर जो आपका रिएक्शन NaCl लेंगे। ठीक है, NaCl लेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, NaHSO4 बन जाएगा और साथ में आपका यहां पर MnCl2 बन जाएगा, Cl2 गैस निकलेगा और यहां पर आपका H2O निकलेगा। अब ये ध्यान से समझना, दिस इज द टेस्ट फॉर, ये आपका टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन भी होता है, क्लोराइड आयन का टेस्ट होता है। आप लोग लेबोरेटरी में यही रिएक्शन करोगे, एक्सपेरिमेंट, ये रिएक्शन आप एक्सपेरिमेंट करोगे क्लोराइड आयन के टेस्ट में, आप इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट का करोगे। तो अभी से आपको जो मैंने एक्सपेरिमेंटल वाले रिएक्शन बता रहा हूं उसको भी ध्यान रखो, हम कौन कौन से रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट का करेंगे, कौन कौन से रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट नहीं का करेंगे। तो यहां पर इस रिएक्शन को तो आप लोगों को खुद से आप लोग परफॉर्म भी कर सकते हो, एक आप ब्राउन रिंग टेस्ट को आप खुद से ना परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरीके से आप खुद से एक बार इस रिएक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हो लेबोरेटरी में। ठीक है, अब देखो अगला मेथड, अगला जो मेथड है बच्चों सेकंड मेथड में आपको बताता हूं। सेकंड मेथड में क्या होगा, बाय रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HCl के रिड्यूसिंग नेचर की वजह से आपका फॉर्म होगा। अब फॉर्म कैसे होगा बच्चों, देखो यहां पर HCl से कैसे फॉर्म होगा, रिड्यूसिंग नेचर से। तो ये वाला रिएक्शन भी आप लैब में परफॉर्म करोगे परमैंगनेट के लिए। अगर मैंने इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवा दिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिया, आपका HCl के साथ, तो क्या बनेगा MnCl2 और आपका बन जाएगा के आपका यहां पर बनेगा KCl। ठीक है, KCl और H2O और साथ में आपका Cl2 गैस। लेकिन अगर मैंने यहां पर K2O बनेगा बच्चों, ऑक्साइड के साथ इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। अगर मैंने KMnO4 के साथ अगर इसकी रिएक्शन KMnO4 नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ HCl की रिएक्शन करा दी तो यहां पर CrCl3 और K2O और यहां पर HCl, यहां पर H2O बनेगा, हाँ H2O बन जाएगा और साथ में आपका Cl2 गैस निकलेगा। तो Cl2 गैस आपका क्या है, टेस्ट है, मतलब Cl2 येलोइश ग्रीनिश गैस निकल जाए अगर आपने KMnO4 और HCl डाला है तो आपका पक्का आपका, देखो ध्यान से, KMnO4 में अगर आपने HCl डाला और येलोइश और आपका ग्रीनिश गैस निकल जाए तो इसका मतलब उसके अंदर HCl है, Cl माइनस आयन कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। ठीक है, इस चीज को हम कर सकते हैं। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Cl2 इन इंडस्ट्री। थर्ड एक तो आपका था इंडस्ट्री प्रिपरेशन। इंडस्ट्री में किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, इंडस्ट्री प्रिपरेशन मेथड। तो इसमें सबसे पहला आएगा बच्चों आपका डेकन प्रोसेस, डेकन मेथड। अब डेकन मेथड में होता क्या है बच्चों, ठीक है, डेकन मेथड अमोनिया और O2 वाला आपको बताया था कि वो आपका डेकन मेथड के तरह ही होता है। तो इसको अब अच्छे से आप लोग समझो कि अगर मैंने नहीं HCl और O2 में मैंने आपको बताया था, HCl की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करा दिया, ठीक है, HCl की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करा दिया CuCl2 एज अ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ध्यान देना यहां पर आपका Cl2 बन जाएगा, यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, Cl2 आपका बनेगा और साथ में आपका H2O निकलेगा। दिस इज अ डेकन मेथड, मैंने ऑक्सीजन फैमिली में आप लोगों को बताया है। अब ध्यान देना यहां पर 68% निकलेगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन
के एफ की वैल्यू आपकी 68% होगी, मतलब 68% रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा और रिमेनिंग 32% आपका बैकवर्ड जाएगा। तो यहाँ पर 60 HCl से हम HCl की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो हम 68% क्लोरीन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों एडवांस लेवल पे कि 68% वाला, ठीक है, ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सेकंड मेथड आप लोगों ने करते आ रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन नहीं, हाँ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन भी हो सकता है, मोल्टेन NaCl या फिर आप बोल सकते हो डाइल्यूट NaCl, ठीक है, दोनों में आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, दोनों में आप लोगों को गैस निकलेगा। ये वाला रिएक्शन मैंने आपको लिखा रखा है हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वो हाइड्रोजन चैप्टर में, तो वहां से आप देख सकते हो। ये वाला रिएक्शन मैंने कहां लिखा रखा है बच्चों, हाइड्रोजन में, तो वहां से अभी समझ के आप लोग इसको नोट डाउन करो, अभी समझ के आप लोग इसको नोट डाउन करो। मैंने वहां पर ये काफी अच्छे लेवल पे बताया था आप लोगों को, तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर हम पढ़ते हैं बच्चों इसके अब फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल अपीयरेंस, इन सब के बारे में, तो आप लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो जो रिएक्शन बताई है वो आपको ध्यान रखना है, लैब पर्पस वाला, ठीक है, HCl एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देन आफ्टर इंडस्ट्री में आपका डेकोन और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl या फिर मोल्टेन NaCl, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, Cl2 आपका क्या होता है बच्चों, Cl2 इज ग्रीनिश येलो, Cl2 आपका क्या होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ये या फिर वो येलोइश ग्रीन, आप समझ जाओगे बच्चों, ये काफी इजी है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्मेल जो होता है वो पंजेंट स्मेल होता है, साथ में आपका सफोकेटिंग नेचर का होगा, ठीक है, सफोकेटिंग नेचर का होगा, मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ होगी जब आपने Cl2 सूंघ लिया है। तो Cl2 को स्मेल करने के बाद, Cl2 को इनहेल करने के बाद आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 239 केल्विन, 239 केल्विन होगा बच्चों, ठीक है। बिलो दिस टेम्परेचर हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, इस टेम्परेचर के नीचे हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, लिक्विफिकेशन कैन पॉसिबल बिलो दिस टेम्परेचर, मतलब इस टेम्परेचर के नीचे इसका लिक्विफिकेशन आपका क्या है बच्चों, पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट, सॉल्युबल इन H2O, फोर्थ पॉइंट समझते हैं सॉल्युबल इन H2O, ठीक है, सॉल्युबल इन H2O। अब हम समझते हैं बच्चों नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी बच्चों, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, समझते हैं एक एक करके, कि मेटल रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्शन विद मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटल के साथ इसका रिएक्शन कैसा होगा बच्चों, देखते हैं एक एक करके। अगर मैंने इसकी रिएक्शन मेटल के साथ कराई तो Na plus Cl2 gives what, NaCl, ये आप जानते हो। Mg plus Cl2 gives what, MgCl2, ये भी आप जानते हो अच्छे से। Al plus Cl2 gives what, AlCl3, ये भी आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। ये सारी रिएक्शन आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हो। देखो P plus Cl2 gives what, PCl5 and PCl3, ठीक है। और भी हम बोल सकते हैं, फॉस्फोरस तो बोल दिया। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पर, हाँ, S8 plus Cl2 gives what, S2Cl2, या फिर और भी अदर कंपाउंड, और भी अदर आपके क्लोराइड बन जाएंगे, और भी अदर आपके क्लोराइड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। Cl2 हैज हायर एफिनिटी टुवर्ड हाइड्रोजन, मतलब जहां इसको हाइड्रोजन दिखेगा सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ वो अटैच होगा, इस चीज का ध्यान रखो। इसको अगर हाइड्रोजन दिख गया अदर कंपाउंड में तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, तो इस चीज को समझो। सेकंड, Cl2 हैज हायर एफिनिटी टुवर्ड हाइड्रोजन। देखो जैसे अगर मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिखना चाहूं, Cl2 की रिएक्शन H2S के साथ करा दिया, तो सबसे पहले ये रिएक्शन मैंने पहले भी कराया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझो। तो यहाँ पर H2, यहाँ पर HCl बन जाएगा और साथ में आपका सल्फर बाहर निकल जाएगा।
साथ में आपका सल्फर बाहर निकल जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों, ध्यान से समझने वाला पॉइंट है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर थर्ड पॉइंट रिएक्शन विद अमोनिया। देखो रिएक्शन आपकी रिपीट हुई है, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझ सकते हो आप लोग। अगर NH3 की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ कराई, ये मैंने एक्सेस अमाउंट में लिया, फिर वही रिएक्शन NH4 प्लस Cl माइनस ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने NH3 की रिएक्शन Cl2 लिया, Cl2 हाँ ये लिया तो आपका ऐसा बनेगा। अगर मैंने यहाँ पर Cl2 इसको मैंने एक्सेस अमाउंट में लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा NCl3। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अगर मैंने NH3 की रिएक्शन अगर मैंने Cl2 के साथ कराई तो आपका क्या बन जाएगा NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से नहीं HCl के साथ होगा शायद से, हाँ ये HCl के साथ, ये एक्सिस अगर क्लोरीन एक्सिस में होगा तो NCl3 बनेगा, अगर NH3 एक्सिस में होगा तो NH4Cl। कौन सा फ्यूम बच्चों, व्हाइट फ्यूम्स, ध्यान से समझना, व्हाइट फ्यूम्स बनेगा। अब देखो HCl नहीं यहाँ पर Cl2 कर लो, NH4Cl में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि अमोनिया की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कराएंगे तो NH4Cl भी बनने की टेंडेंसी है और यहाँ पर ये भी बनने की टेंडेंसी है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो HCl लिख सकते हो, HCl लिख दो बच्चों, HCl लिख दोगे तो आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर Cl2 चलेगा, यहाँ पर HCl लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। और भी इसके रिएक्शन है, रिएक्शन विद बेस, ठीक है, रिएक्शन विद बेस। अब बेस के साथ ये आपका रिएक्शन किस तरीके से करेगा मैं आपको बताता हूँ। बेस के साथ ये आपका रिएक्शन किस तरीके से करेगा वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बेस के साथ ये आपका किस तरीके से रिएक्शन करने वाला है, ठीक है। तो रिएक्शन विद बेस देख लेते हैं। रिएक्शन विद अल्कली, अल्कली के साथ रिएक्शन, अल्कली के साथ ये आपका रिएक्शन किस तरीके से करेगा बच्चों, देख लेते हैं ध्यान से, काफी इजी है। अगर मैं इसकी अल्कली के साथ रिएक्शन को देखना चाहूंगा तो अगर मैंने NaOH की रिएक्शन में Cl2 के साथ पहले भी पढ़ाया हुआ है बच्चों, कोल्ड एंड डाइल्यूट मीडियम में अगर मैंने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या बना लेगा आपका NaCl बना लेगा और क्या बना लेगा NaOCl, ठीक है, NaOCl इस तरीके से आपका कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। NaClO भी लिख सकते हैं, इसको ClO भी कहीं लिखा हुआ है तो आप लोग ClO से समझो NCERT में, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपका ClO माइनस होगा, ये आपका Cl माइनस होगा, यहाँ पर +1 यहाँ पर -1, तो ये आपका कंप्लीटली क्या शो कर रहा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एग्जांपल रेडॉक्स में भी दिया होगा, रेडॉक्स में भी यही एग्जांपल होगा बच्चों आपका, हॉट एंड डाइल्यूट, हॉट एंड डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में क्या होगा, Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl और NaClO3, ClO3 मतलब ClO3 माइनस, यहाँ पर +5 होगा, यहाँ पर Cl माइनस -1 होगा, यहाँ पर भी डिसप्रपोर्शनेशन है लेकिन ये -1 और +5 के बीच का है, ये -1 और +1 के बीच का है, और इसमें आपका क्या बनेगा H2O, ठीक है। अब अगर मैंने लाइम के साथ रिएक्शन कराया, OH2 लाइम वाटर के साथ जब मैंने रिएक्शन कराया इसका, तो ये आपका क्या बनाता है, देखो ध्यान से, CaCl2 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा CaOCl ट्वाइस, ठीक है, ये बनाएगा। यहाँ पर ClO के ऊपर कौन सा साइन होता है माइनस और इसके ऊपर +2, तो आप देख सकते हो ये इधर जाएगा, ये यहाँ जाएगा और साथ में H2O। ये क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये रिएक्शन तो आपके क्लास 10th की है, ये रिएक्शन आपके कौन सी क्लास की है, क्लास 10th की रिएक्शन है ये आपके,
ये आपके क्लास 10th की रिएक्शन है, तो आप लोग जानते होंगे। तो ये सारे कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर में लाइम भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा बच्चों। और ब्लीचिंग पाउडर का काम आप जानते हो कि ब्लीचिंग पाउडर आपके कलरलेस, मतलब कलर को डिकलराइज करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब देखो रिएक्शन विद H2OCl2। देखो अगला रिएक्शन ऑफ H2O प्लस Cl2, वाटर के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। H2O की रिएक्शन Cl2 के साथ, मैंने बताया था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Cl2 H2O इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एल्किन में, तो आपका क्या बना लेता है बच्चों, ये आपका एक HOCl बना लेगा, एक आपका HCl बना लेगा। देख सकते हो ना बच्चों आप, एक के ऊपर पार्शियल प्लस, एक के ऊपर पार्शियल माइनस, प्लस वाला +1 में जाएगा और माइनस वाला -1 में जाएगा। इस तरीके से हम इसमें इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब HClO को आगे में डिकम्पोज करूंगा तो ये आपका HCl और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। कौन सा, नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन का काम होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का तो होगा, साथ में आपका ब्लीचिंग भी करेगा, ब्लीचिंग नेचर भी शो करेगा, दोनों आपके शो करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और साथ साथ ब्लीचिंग नेचर। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से अगर यहाँ पर ब्लीचिंग आपके किसके प्रेजेंस में डन होगी, ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में। अगर यहाँ पर ब्लीचिंग आपके ऑक्सीडेशन के थ्रू होगी तो इसका मतलब यहाँ पर जो ब्लीचिंग होगा वो परमानेंट होगा। इस चीज को ध्यान से समझना। ब्लीचिंग अगर रिडक्शन के थ्रू हो रही है तो टेम्पररी, अगर ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रही है तो परमानेंट। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझना। ठीक है, अब देखो इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसके साथ दिखाएगा, वाटर के साथ रहेगा। तो देखो FeSO4 की रिएक्शन अगर मैंने H2O और Cl2 के साथ करा दिया, H2O और Cl2 मैंने दोनों एक साथ लिया ताकि इसमें आपका HOCl का फॉर्मेशन हो। HOCl के फॉर्मेशन के बाद यहां से आपका नेसेंट ऑक्सीजन निकले, तो यहां पर क्या बनाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, ये बना लेगा Fe2SO4 होल थ्राइस, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों आपका HCl। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली रिएक्शन हम और भी देख सकते हैं, जैसे I2 का रिएक्शन अगर मैंने H2O और Cl2 के साथ कराया तो यहां पर क्या बन जाएगा, I2O3 और साथ में क्या आ जाएगा, HCl। ठीक है, देखो जीरो था, जीरो से आपका कहां ले गया, +3 में। जीरो से जब आपका +3 में ले गया, इसका मतलब इसका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसका क्या करा दिया, ऑक्सीडाइजेशन। और ऑक्सीडेशन कराने वाला कौन, ये, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडेशन क्यों कराया, क्योंकि इसकी वजह से यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप हुआ। कौन सा ऑक्सीजन डेवलप हुआ बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन, तो इस वजह से इसने ऑक्सीडेशन कराया। अब देखो SO2 का भी ऑक्सीडेशन करा देगा, मतलब मैक्सिमम कंपाउंड के साथ ये आपका ऑक्सीडेशन नेचर शो करता है। ठीक है, जो रिएक्शन लिखा रहा हूं वो आपको ध्यान होना चाहिए, लेकिन आप जनरली इनको तो याद रखो। ठीक है, देखो अब SO2 का रिएक्शन अगर मैंने H2O और Cl2 के साथ करा दिया तो यहां पर भी नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा जो कि ऑक्सीडेशन नेचर का होगा। यहां पर +4 है, यहां पर +6 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिएक्शन हो जाएगा बच्चों यहां पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर K4FeCN6, इसका नाम होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को मैंने अगर H2O और Cl2 के प्रेजेंस में डाल दिया तो यहां पर फिर से आपका नेसेंट ऑक्सीजन, देन आफ्टर ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, K3FeCN4। ठीक है, K3FeCN4 और साथ में आपका K2O और HCl, साथ में आपका K2O और HCl बन जाएगा। ठीक है, और बच्चों मैंने यहां पर KMnO4 में लिखाया था, KMnO4 का जब मैंने आपका HCl के साथ रिएक्शन लिखाया था प्रिपरेशन मेथड में, वहां पर मैंने K2O लिया था। K2O को KCl कर लेना, K2O को क्या कर लोगे बच्चों, KCl का कर लोगे KMnO4 के प्रिपरेशन मेथड में, और K2Cr2O7 के HCl के साथ प्रिपरेशन मेथड में वहां पर KCl कर लेना। वहां पर क्या कर लोगे बच्चों आप लोग, KCl। ठीक है, अब देखो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, क्यों शो करेगा वो मैंने बता दिया। और ब्लीचिंग नेचर हमारा कैसा होगा बच्चों, परमानेंट ड्यू टू द ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन के साथ, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने के साथ होने की वजह से ये आपका परमानेंट नेचर का ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा, ठीक है। अब देखो यूज ऑफ Cl2, यूज ऑफ Cl2 देख लेते हैं बच्चों हम एक एक करके। देखो यहां पर ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में, ठीक है। सेकंड अगर मैं बोलना चाहूँ ब्लीचिंग एजेंट किसका, सिल्क इंडस्ट्री या फिर वुड प्लम्प और सिल्क इंडस्ट्री, इन सब में आपका ब्लीचिंग पर्पस के फॉर्म में यूज होगा बच्चों ये आपका, ठीक है। अब आप देखो यहां पर इन प्रिपेयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड लाइक CCl4, CHCl3, तो इस टाइप के कंपाउंड को प्रिपरेशन करने के काम आएगा, या फिर DDT जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इंसेक्टिसाइड, ठीक है, जो कि मैंने हेलोजन कंपाउंड में पढ़ाया था आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड से। और साथ में आपका ब्लीचिंग पाउडर, साथ में आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब मैं एक चीज पूछता हूं कि जो ये होगा मतलब Cl2 आपके डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करेगा। आपने सुना होगा ना क्लोरीन वाटर, आपने सुना होगा क्लोरीन वाटर, स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उसको, उसमें हम थोड़ा सा क्लोरीन ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जो जर्म्स होते हैं, जर्मेसाइड, उन सबको ये हटा देता है, ठीक है। ये आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज होता है। ये यूज तो आप लोगों को याद होगा, क्लास 10th में तीन है ना बल्ब बने थे, तीन बल्ब बनाए थे, हाँ 3 बल्ब बनाए थे, एक में आपका NaOH था, एक में आपका H2 था, एक में आपका Cl2 था। इस तरीके से क्लास 10th के NCERT में था, Cl2 के नीचे लिखा था डिसइंफेक्टेंट, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होगा, H2 के नीचे लिखा था एज अ फ्यूल, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था वो। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को याद अपने आप लोगों को आ जाएगा। नहीं तो आप क्लास 10th के NCERT निकालोगे तो उसमें भी आपको Cl2 के यूज के बारे में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो बच्चों अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें हम पढ़ते हैं टीयर गैस। टीयर गैस का प्रिपरेशन करने के काम आएगा। टीयर गैस क्या होता है? CCl3NO2, ठीक है, जो कि आपके वॉर के टाइम काम आता है, ठीक है। और यहां पर एक और होता है आपका, कौन सा, यहां पर एक और होता है बच्चों आपका मस्टर्ड गैस। कौन सा होता है? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस आपके वर्ल्ड वॉर II में जर्मनी ने किया था यूज। किसने किया था यूज बच्चों? जर्मनी ने किया था यूज। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो। आई होप सो कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो काफी इजी है, काफी सिंपल टॉपिक है, और एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।